कार्ल युंग 20th सेंचुरी के प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ में से एक हैं जो साइकोलॉजी के फील्ड में अपने ग्रेट कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ युंगियन साइकोलॉजी, जिसे एनालिटिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। ही वॉज वन ऑफ द अर्ली साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट वो होते हैं जो एक पेशेंट को उसका अनकॉन्शियस माइंड एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं। साइको एनालिस्ट पेशेंट के अंदर छुपे इमोशंस जिनसे वो अनजान हैं, एक्सपीरियंसेस जो वो भूल चुके हैं, उन्हें रिकवर करने में हेल्प करते हैं एंड अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से समझने के बाद पेशेंट उन सर्टेन बिहेवियर्स एंड नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थॉट्स के पीछे का रीज़न जान सकते हैं जो उन्हें परेशान करती हैं। Jung is mostly famous for his theories on unconscious, idea of introvert and extrovert, and the histories and myths and archetypes. Hey guys, welcome to Academy of Knowledge. आज की वीडियो कार्ल यूंग की लाइफ एंड वर्क के बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कार्ल गुस्टव यूंग 26 जुलाई 1875 को स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए थे। यूंग की फैमिली काफ़ी रिलीजियस थी। उनके फादर पॉल यूंग एक प्रोटेस्टेंट क्लर्जीमैन थे। कार्ल के पेरेंट्स की रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, जिसका कार्ल पर भी असर हुआ। उनकी माँ मेंटली डिस्टर्ब रहती, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। यूंग का कहना था उनकी माँ दिन में नॉर्मल रहती बट रात होते ही काफ़ी स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस हो जाती। कार्ल के फादर अपने रिलीजियस बिलीव्स के साथ कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड थे। कार्ल बचपन से ही काफ़ी शांत एंड चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व करते थे। उनका बचपन काफ़ी लोनली था। मे बी इसी आइसोलेशन का रिजल्ट रहा कि वो अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर नोटिस करने लगे, जिसने बाद में उनके फ्यूचर करियर एंड वर्क को शेप दी। कार्ल यूंग अपने पेरेंट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करने लगे एंड उन्होंने काफ़ी बार उनके बीच के इश्यूज रिजॉल्व करने की भी कोशिश की। यूंग की इस आइसोलेशन का हाउएवर उनकी विविड इमेजिनेशन डेवलप होने में काफ़ी रोल रहा, जो पावरफुल फैंटेसीज एंड स्ट्राइकिंग ड्रीम्स से भरी हुई थी। एक रिलीजियस फैमिली से होने की वजह से यूंग से एक्सपेक्टेड था कि वो भी अपनी फैमिली के रिलीजियस बिलीव्स फॉलो करें। हाउएवर यूंग को रिलीजन के साथ किसी भी टाइप का कनेक्शन फील नहीं हुआ, बल्कि उनका इंटरेस्ट फ़िलॉसफी की तरफ होने लगा, जिसका रीज़न उनका टीनेज ईयर्स के दौरान पढ़ी गई बुक्स थीं। उन्होंने एक्सटेंसिवली फ़िलॉसफी के बारे में पढ़ा। स्कूल कंप्लीट करने के बाद हायर स्टडीज़ के लिए यूंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ बेज़ल अटेंड की। यूनिवर्सिटी अटेंड करने के दौरान यूंग ने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स लाइक बायोलॉजी, रिलीजन, आर्कियोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ा, जिसके बाद फाइनली यूंग मेडिसिन के फील्ड में सेटल हो गए। यूंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ बेज़ल से 1900 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसके 2 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में पढ़ने के दौरान ही यूंग का साइकोलॉजी करियर शुरू हुआ था। ज्यूरिच में रहते हुए यूंग ने कुछ समय एक असाइलम में भी काम किया, जहां उन्होंने पेशेंट्स पर स्टडीज़ की एंड उनके बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑब्जर्व करने शुरू किए। एंड यहीं से यूंग के आने वाले नोटेबल वर्क टर्म्ड एज एनालिटिकल साइकोलॉजी की शुरुआत हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच से अपनी एमडी ऑब्टेन करने के बाद 1903 में यूंग ने एमा रोजनबैक से शादी कर ली, जो एक वेल्दी स्विस फैमिली से बिलोंग करती थी। एमा एंड यूंग हैड 5 चिल्ड्रन। यूंग की मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं थी, क्योंकि उनके अपने पेशेंट्स के साथ अफेयर्स के काफ़ी र्यूमर्स आने लगे, जिसका उनकी मैरिड लाइफ पर असर हुआ। यूंग के एज अ साइकोलॉजिस्ट बढ़ती हुई रेपुटेशन एंड वर्क ने सिगमंड फ्रॉइड की अटेंशन ग्रैब की। 1906 में यूंग सिगमंड फ्रॉइड के टच में आए। यूंग फ्रॉइड के 20 इयर्स जूनियर थे। दोनों ने ऑलमोस्ट 5 साल तक एक दूसरे के साथ क्लोजली काम किया। हाउएवर उनकी व्यू पॉइंट्स अलग अलग होने की वजह से दोनों की फ्रेंडशिप में दरार आने लगी एंड इवेंचुअली उनकी दोस्ती टूट गई। यूंग ने फ्रॉइड के बिलीव्स चैलेंज किए, साथ ही वो फ्रॉइड के मेथड्स से अग्री नहीं करते थे। यूंग का कहना था फ्रॉइड का वर्क वन साइडेड है। यूंग को फील होने लगा कि फ्रॉइड का अनकॉन्शियस माइंड का कंसेप्ट लिमिटेड था।
कार्ल यूंग को उनका फाइनल ब्रेक 1912 में मिला जब उन्होंने अपनी बुक साइकोलॉजी ऑफ द अनकॉन्शियस पब्लिश की। इस बुक ने फ्रॉइड की काफ़ी थ्योरीज कॉन्ट्रडिक्ट की, जिसके ऑफकोर्स अपने कॉम्प्लिकेशंस भी हुए। लाइक यूंग अब फ्रॉइड के इनर सर्कल में नहीं रहे और साथ ही साइको एनालिटिकल कम्युनिटी में उनका वर्क अप्रिशिएट नहीं किया गया। इस सब की वजह से 1914 में यूंग ने इंटरनेशनल साइको एनालिटिकल सोसाइटी से रिज़ाइन कर दिया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस यूंग के लिए पॉजिटिव रहे, क्योंकि उन्हें खुद के आइडियाज़ पर अब डीपली सोचने एंड वर्क करने के लिए इनफ टाइम मिल गया, जो एक अच्छा मूव था। इसी के बाद यूंग ने अपना वर्क आगे कंटिन्यू किया एंड ऑफिशियल टर्म एनालिटिकल साइकोलॉजी अडॉप्ट की। द पर्पस बिहाइंड दिस was mainly to distinguish his work from that of Freud's। एंड यहीं से यूंग का साइको एनालिटिकल वर्क में मच नीडेड स्पिरिचुअल व्यूज़ के लिए फाउंडेशन तैयार हुआ। उनके इस पीरियड के मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग पीसेस ऑफ वर्क में से एक था conception of introverts and extroverts। Introverts being a person whose general interests are inwardly, contrary to an extrovert whose interests are directed outwardly। ये आइडियाज़ यूं की 1921 की बुक साइकोलॉजिकल टाइप्स में पब्लिश हुए। इसी दौरान यूंग ने अपना माइंड भी डीपली एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड इवेंचुअली पाया दैट सिर्फ पर्सनल अनकॉन्शियस ही नहीं होती, बल्कि एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होती है, जिससे सर्टेन सिंबल्स एंड पैटर्न्स पता चलते हैं। एंड एट द हार्ट ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी इज़ द इंटरप्ले ऑफ दीज विद द ईगो, एक ऐसा प्रोसेस जिसे यूंग ने कहा इंडिविजुएशन। यूंग इंडिविजुएशन को एक इम्पॉर्टेंट लाइफ गोल की तरह देखते थे। यूंगियन साइकोलॉजी में इंडिविजुएशन का मतलब होता है अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। थ्रू आउट लाइफ एक इंडिविजुअल धीरे धीरे अपने ट्रू सेल्फ के साथ टच लूज़ करने लगता है। अकॉर्डिंग टू यूंगियन साइकोलॉजी, जब एक इंडिविजुअल लाइफ के सर्टेन एस्पेक्ट्स के साथ टच लूज़ करने लगता है, तब वो इन एस्पेक्ट्स को वापस इंडिविजुएशन के थ्रू री इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो सभी लर्निंग एंड न्यू एक्सपीरियंसेस जो लाइफ में गेन करते हैं, जिसमें एक इंसान अपना ट्रू सेल्फ डेवलप करता है। इस सब के लिए यूंग को इंस्पिरेशन ईस्टर्न फिलॉसफी सच एज बुद्धिज़्म से मिली। ईस्टर्न फिलॉसफीज अलाउड यूंग टू डेवलप हिज आइडियाज़। यूंगियन थ्योरी: फर्स्ट, द कॉन्शियसनेस; सेकेंड, द पर्सनल अनकॉन्शियस; थर्ड, द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो लाइफ में होने वाले इवेंट्स एंड मेमोरीज से अवेयर होता है। पर्सनल अनकॉन्शियस वो इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे हम अनअवेयर होते हैं। रिप्रेस्ड एंड फॉरगॉटन एक्सपीरियंसेस, हमें उनके बारे में याद नहीं होता। कलेक्टिव अनकॉन्शियस मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया मानी जाती है। इसमें सिंबल्स एंड कल्चरल नॉलेज आती है जो हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किए, बट दे स्टिल अफेक्ट अस। लाइक इसकी रूट्स हमारे एंसेस्ट्रल पास्ट में लाई करते हैं, एंसेस्टर्स के थ्रू पास होते हैं एंड हमारे अंदर होते हैं, जिनसे हम अनअवेयर होते हैं। यूंग के आइडिया ना सिर्फ ग्राउंड ब्रेकिंग है बल्कि ज़रूरी भी। ही सॉ बियॉन्ड द माइंड एंड इनटू द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ, द स्पिरिट। एंड यही इंसाइट था जहाँ से एनालिटिकल साइकोलॉजी शुरू हुई। यूंग समझ गए थे कि अगर वो पेशेंट से एक सर्टेन मैनर में बात करेंगे, तभी उसके थॉट पैटर्न्स के सरफेस स्ट्रक्चर के पार जा सकते हैं एंड अंदर के रियल इश्यूज जान सकते हैं। यूंग की रिसर्च से पता चला कि अगर एक पेशेंट अपने दिमाग में चल रहे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं उनसे अवेयर हो जाए, तो वो इमीडिएटली उन नेगेटिव थॉट्स का इन्फ्लुएंस रोक सकते हैं एंड इसके लिए किसी भी तरह के ड्रग्स या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। एंड दिस इज़ द बेसिस ऑफ हाउ एनालिटिकल साइकोलॉजी वर्क्स टुडे। अगेन ये आइडियाज़ ईस्टर्न फिलॉसफी में ऑलरेडी सेंचुरी से चले आ रहे हैं। एज बुद्धा वंस सेड, unresolved issues of the minds must be brought out into the clear light of day so that they may be understood outside of the context of their usual cyclic appearance।
विच इज़ अबाउट प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। ये सेल्फ हेल्प थेरेपी की तरह होता है, डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न्स ब्रेक करने का एक मेथड जो हमारे माइंड में पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से प्रोग्राम्ड हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट इज़ दैट इट्स कम्प्लीटली फ्री। इन हिज लेटर ईयर्स फ्रॉम 1933 टू 1941, युंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में एज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी वर्क किया, जिसके साथ उन्होंने अराउंड द ग्लोब काफ़ी ट्रैवल भी किया एंड डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में स्टडी की। इसके बाद उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स के बारे में एक्सटेंसिवली पब्लिश किया और साथ ही युंग ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोल पब्लिश की। देन 1943 में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच छोड़ने के बाद युंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ बेज़ल एज प्रोफेसर ऑफ मेडिकल साइकोलॉजी ज्वाइन कर ली, जहां उन्होंने अपनी नेक्स्ट ग्रेट बुक साइकोलॉजी एंड एल्केमी पब्लिश की। 1944 में हार्ट अटैक एक्सपीरियंस करने के बाद युंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ बेज़ल से भी रिज़ाइन कर दिया, जिसके बाद वो फुली रिकवर कभी नहीं कर पाए एंड 1952 तक और ज़्यादा बीमार हो गए। इसी दौरान उनकी वाइफ एमा की मौत हो गई। वेल, पर्सनल लॉस एंड इलनेस के बावजूद युंग लिखते रहे एंड बुक्स पब्लिश करते रहे। उनके रिकग्नाइजेबल वर्क्स में से एक ग्रेट बुक मेमोरीज, ड्रीम्स एंड रिफ्लेक्शंस भी है, जो 1962 में पब्लिश हुई थी। शॉर्टली आफ्टर दिस, ऑन जून 6, 1961, कार्ल यूंग पास्ड अवे एट हिज होम इन स्विट्ज़रलैंड। उन्हें साइकोलॉजी के फील्ड में उनके ग्रेट कंट्रीब्यूशन के लिए काफ़ी अवार्ड्स भी दिए गए थे, लाइक ज्यूरिच लिटरेचर प्राइज़, इंग्लैंड्स रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन, ऑनरी मेंबर ऑफ द स्विस एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज। यूंग के वर्क ग्लोबली इवन आज तक लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करते आए हैं। यूंग ने 1914 से 1930 के बीच कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी थी एंड ये मैन्युस्क्रिप्ट्स 2009 में द रेड बुक के नाम से पब्लिश की गई। ये बुक यूंग का उनकी अनकॉन्शियस के साथ होने वाले कॉन्फ्रंटेशन के बारे में है, जो उनके इमेजिनेशंस, फैंटेसीज एंड हेलुसिनेशन से भरी हुई है। ये बुक यूंग के माइंड में झांकने का एक यूनिक पोर्टल ऑफर करती है। यूंग ने अपने लाइफ टाइम के दौरान न्यूमरस वर्क पब्लिश किए एंड उनके आइडियाज सिर्फ साइकोलॉजी तक ही सीमित नहीं हैं। इट गोज़ बियॉन्ड द फील्ड ऑफ साइकियाट्री, एक्सटेंडिंग इनटू आर्ट, लिटरेचर एंड रिलीजन एज वेल। कार्ल यूंग आज तक के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकियाट्रिस्ट में से एक माने जाते हैं। सो दिस इज़ द एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आप यूंग के आइडियाज़ के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।